हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लासेस। तो आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेई मेंस 2021। बेसिकली मैंने इस पे दो वीडियो बनाए हैं। फर्स्ट वीडियो जो हम लोग का वीडियो अभी चल रहा है और सेकंड वीडियो इसके बाद जो वीडियो आएगा हम लोग का। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा पेपर पैटर्न क्या होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, कि उसमें कितना किसका किसका कितना वेटेज होगा। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना, उसका स्टाइल क्या होगा अटेम्प्ट करने का। फिर हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कैसे करें अभी, जिसमें केमिस्ट्री में इस वीडियो में हम लोग सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में देखने वाले हैं। अगले वीडियो में हम लोग मैथ्स और फिजिक्स के बारे में देखेंगे, और हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए जितने बचे हुए दिन हैं, और साथ ही साथ कुछ मोटिवेशन टॉक्स और टिप्स एंड ट्रिक्स और मेरे खुद के एक्सपीरियंस भी मैं ज़रूर शेयर करते रहूँगा पूरे वीडियो के दौरान। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ है कि पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का इक्वल वेटेज होता है आपका, ठीक है। और केमिस्ट्री 3 भाग में मैंने बांटा है, ओसी, आईओसी, पीसी। तो ओसी 25%, पीसी 35% और आईओसी 30%। ये आइडियली मैंने लिखा, मतलब ऐसा देखा गया है, प्रीवियस ईयर पेपर ट्रेंड है ये, कि यही रहा है वो ट्रेंड। तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पेपर में भी हो। जैसे कई बार होता है कि मतलब एनटीए के मान लीजिए आपके 8 पेपर हो रहे हैं, तो उसमें से किसी 6 पेपर में ये ट्रेंड है, बाकी 2 पेपर में कोई और ट्रेंड है, उसमें कुछ इन दोनों का हिल जाएगा, कभी किसी में और कुछ हो जाएगा। तो मैक्सिमम ओसी में इसलिए होता है थोड़ा ज़्यादा क्योंकि इसमें रिएक्शंस होती हैं, और पीसी में न्यूमेरिकल्स होती हैं, इसलिए इसका वेटेज ज़्यादा हो जाता है, और आईसी में सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं इसलिए। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं पेपर अटेम्प्ट करने का स्टाइल क्या हो सकता है हम लोग का। तो ये बता दूं मैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, नोट, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसे ये नहीं। और मैं यहाँ पे पहले ही ये इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि ये नया, अभी जैसे कि आप लोग का जो बच्चे अभी जेई मीन्स 2021 देने वाले हैं फरवरी मार्च वाले पेपर में, तो वो लोग अब इसको अपना पैटर्न ना चेंज करें। ये नहीं कि कोई मैथ्स को पहले करता है, फिजिक्स को बाद में करता है, फिर केमिस्ट्री करता है। नहीं, अब ये मैंने वीडियोस देखे हैं कई सारे, तो मैं अब ये करूँगा बैठ के, ऐसा नहीं है। अगर आप ये करते हो तो इसी में बेस्ट बनो, इसी में बेस्ट बनो, ठीक है। जो आप करते हो उसमें बेस्ट बनो, अब ये चेंज करने का नहीं है। और जो बच्चे अगर जैसे 1 साल बाद देने वाले हैं, अभी अगले साल देने वाले हैं, वो इस पैटर्न को ज़रूर देखना, ये मेरे खुद के बेनिफिशियल्स के लिए। तो केमिस्ट्री मैं हमेशा पहले नंबर पे करता हूँ, जिसको मैं हमेशा 30 मिनट में करता हूँ। मैं दिखाऊँ क्विक अटैम्प्ट, मतलब मैं जो आ रहा है, जो आ रहा है वो पहले कर लेता हूँ। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी करता हूँ जो थोड़े टाइम ले, मतलब 2 मिनट ले लें, केमिस्ट्री में 2 मिनट भी नहीं तो भी 1.5 मिनट तक ले लें, वो क्वेश्चंस मैं सारे कर लेता हूँ। फिर मैं फिजिक्स करता हूँ। फिजिक्स में मैं 50 मिनट्स में पेपर को क्विक अटेम्प्ट दे देता हूँ, कि इतना कि करूँ कि मैं 60 to 70% मेरा पेपर मेरे जितना मेरे हिसाब से होना चाहिए उतना हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैं मैथ्स पे आता हूँ। अच्छा, मैं एक बात बता दूँ कि मेरा मैथ्स मेरे लिए मतलब मेरा सबसे बेनिफिशियल पार्ट है, मतलब वहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा स्कोर करता हूँ, तो वो भी मैं उसको लास्ट में करता हूँ। इसकी स्ट्रैटेजी ये है कि ना, कि क्योंकि मैं जब भी मैथ्स को करता हूँ तो मतलब मैं परफेक्टली उसे करता हूँ, तो इसलिए मैं उसको लास्ट में देता हूँ। तभी मैं उसको 60 मिनट देता हूँ, पूरा 1 घंटे दे देता हूँ अपने, परफेक्टली मैं इसे करता हूँ, इसलिए मैं इसको 60 मिनट देता हूँ। तो ये अपने हिसाब से आप देखिए कि आपकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। कि आप लोग को अगर स्ट्रॉन्ग, कई लोग कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को हमेशा ऊपर रखना चाहिए, तो रख लीजिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को ऊपर, पर ये देखिएगा कि सिर्फ उसी में इन्वॉल्व ना हो जाए आप लोग। इसलिए मैं हमेशा मैथ्स को इधर रखता हूँ, क्योंकि ये तो मैं करूँगा ही, यहाँ पे मैं इतना ही समय दूंगा, यहाँ पे आके फिर मेरा ये कुल मिला के 140 मिनट्स का वो होता था। अब 40 मिनट्स जो बचे हैं, इसमें आपको एक स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, उसे कहते हैं NCDLF। मैं लिख देता हूँ कहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका ये स्ट्रैटेजी। इसे कहते हैं NC, फिर D, फिर L और F। NC का मतलब होता है कि जो कि पूरा नॉट कंप्लीटेड, मतलब आपने थोड़ा थोड़ा कर लिया है और मतलब आपका आंसर आना बस बाकी है, ठीक है। D का होता है मतलब डाउट, जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा है कि नहीं नहीं ये नहीं है, ये तो पहले आप नॉन कंप्लीटेड में जाइएगा, जो कि आप नहीं कर पाए वो 40 मिनट में, फिर आप डाउट वाले में जाएगा। फिर L डिनोट्स करता है आपका लेंदी क्वेश्चंस। इसे आप बहुत पहले, ये जब अच्छे से हो जाएं ये दोनों पार्ट हो जाएं तभी इस पे जाना है। और F होता है फियर, इस पे तो ना ही जाओ। ये मतलब होता है कि इसका मतलब है कि नेगेटिव
नेगेटिव ही आपके आने वाले हैं इसको करके। तो इस पे तो नहीं जाना ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन हाँ कभी कभार कुछ लोग को डाउट होता है, कुछ लोग ट्राई मारना चाहते हैं, तो इस पे जा सकते हैं। और यही मैंने बोला था कि पहले आप लोग इतने ये कीजिएगा, जैसे कि केमिस्ट्री में क्या है कि आप लोग को आता है नहीं आता वाला बनता है, तो ये जल्दी से जल्दी हो जाते हैं। और एक ये है कि इसमें ज़्यादा हम लोग को इसमें नहीं जाना पड़ता है, इसमें ज़्यादा केमिस्ट्री को नहीं अटेम्प्ट करना पड़ता, जो ज़्यादा करना पड़ता है मैथ्स को, फिर फिजिक्स को हम लोग को करने रहते हैं, क्योंकि यहीं पर मैक्सिमम हम लोग के सवाल छूटे रहते हैं। फिर आते हैं हम लोग एनेक्साइटी और स्ट्रेस। क्या होता है कि कई बार हम लोग का मान लीजिए क्वेश्चन 1 नहीं बना, 2 नहीं बना, 3 नहीं बना, और हम लोग पूरा की तरीके से प्रेशर में आ जाते हैं। हम लोग को डर लगता है, एंग्जाइटी होती है, डर लगता है, पेपर मन करता है कि क्या करें। हम लोग क्या करते हैं कि स्किप कर देते हैं। हम लोग उस सेक्शन को, जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स कर रहे हैं तो आप मैथ्स पे चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करने का है। अगर एक नहीं हुआ, नहीं होना है, सबसे नहीं होगा, ये एटीट्यूड रखना है। 2 नहीं हुआ, नहीं होगा, सबसे नहीं होगा। 3 नहीं होगा, सबसे नहीं होगा। कई लोग क्या करते हैं कि इसी में दूसरों से, जब इतना 3 नहीं हुआ तो दूसरों से पूछना शुरू करते हैं कि मतलब कि मान लीजिए कि मैं कहूँ, उसको चीटिंग ही कहूँगा वैसे, हाँ। तो वो पूछेंगे कि पहले का बताओ फिजिक्स का, मान लीजिए आपको कोई मिल गया आपका जान पहचान का, फिजिक्स का बताओ। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो वो उसके लिए भी क्वेश्चन नंबर 1 हो, उसके लिए हो सकता है वो क्वेश्चन नंबर 25 हो, या फिर 25 चलिए नहीं हो सकता है तो क्वेश्चन नंबर 20 हो। तो इस हिसाब से, क्योंकि वो पेपर का सीक्वेंस अलग होता है, पेपर सीक्वेंस इज़ डिफरेंट फॉर एवरीबडी, डिफरेंट फॉर एवरीबडी। तो ये ध्यान देने वाली बात है, हम लोग को प्रेशर में नहीं आना है, स्किप नहीं करने हम लोग को। ऐसे स्किप करते हैं तो ये लास्ट में बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है हम लोग के लिए पार्ट। हम लोग को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है, ये हम लोग से नहीं होगा, ये होगा। क्वेश्चन जो आ रहे हैं करते जाओ, क्विक अटेम्प्ट दो। मैंने कहा क्विक अटेम्प्ट, जिसमें लग रहा है कि हम लोग को थोड़ा हो जाएगा उसको ट्राई करो, नहीं और लग रहा है कि नहीं होगा छोड़ो, तुरंत आगे बढ़ो। और उसको क्या करो ना, उसके जो रफ आप लोग करते हो वो याद रखो कि उसमें वहाँ पर बढ़िया से कोई सर्कल लगा दो। जैसे 1 पे मैंने सर्कल लगा दिया कि मुझसे नहीं हुआ, और यहाँ तक मैंने छोड़ दिया। अब थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस भी छोड़ दो, यहाँ तक मान लीजिए आपने कुछ लिखा, एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ दो ताकि यहीं से कंटिन्यू कर लो आप लोग वहाँ पे। ये नहीं कि फिर से आप लोग को पूरा का पूरा करना पड़े। तो सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन में पहले आईओसी में देख लेते हैं। आईओसी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है कौन सा, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्साइज होता है। ये सब लोग बोलते हैं कि जो आने वाला आईओसी आपकी एनसीईआरटी से आने वाली है, पर आप लोग को देखने मिलेगा कि एनसीईआरटी में तो कुछ है ही नहीं, ये है ही नहीं। होता क्या है उसमें, सिर्फ कई बार कुछ कुछ चीज़ें के लिए एक लाइन या फिर 1 वर्ड लिख देते हैं बस वो लोग, कुछ चीज़ें एकदम, मतलब आप लोग को कुछ पता भी नहीं चलेगा और एकदम वैसे लिख देंगे। तो होता तो सब कुछ एनसीईआरटी में, तो लेकिन वो बहुत कॉन्साइजली होता है। और उसका अभी तरीका भी बताऊंगा कि कैसे कॉन्साइजली उसको पढ़ सकते हैं, मतलब पूरा कॉन्साइज चीज़ों को भी अच्छे से इलैबोरेट करके हम लोग पढ़ सकते हैं कैसे कैसे। रीड अगेन एंड अगेन, बार बार पढ़ना। क्यों बार बार पढ़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल से बताना चाहूँगा एक। वो एग्ज़ाम्पल है कि जेई मेंस 2019 का, अब ये जनवरी था कि अप्रैल था मुझे ये तो नहीं याद है, पर एक क्वेश्चन था कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस is introduced by which of the following। अभी इस एग्जाम्पल से आप लोग को अच्छे से पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब एनसीईआरटी का एक एक कोना पकड़ लेना आप लोग को, एक एक कोना एकदम पढ़ना है आप लोग को। ये ध्यान देना है कि कोना, एक एक कोना आप लोग पढ़ लें। ऑप्शन था इसका वॉशरमैन, फिशरमैन, मैन, ठीक है। थर्ड वॉशर वुमेन और फिशरमैन। अब इस क्वेश्चन को सिर्फ 2 लोग ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक तो जो कि पूरा अंडरस्टैंड कर रहा है, एक एक चीज़ को कूल रह के पेपर को एकदम दे रहा है वहाँ पे, मतलब एकदम अंडरस्टैंडिंग पावर अपनी बढ़ा लिया है, वो एकदम कूल होके पेपर को दे रहा है कि मतलब जा रहा है कि सोच रहा है कि वॉशरमैन और ये
लेकिन वो भी बता दूँ ना, वो भी यहाँ पे दो ऑप्शन से फंसेगा, अभी मैं बताऊँगा कैसे। और एक है जो कि एनसीईआरटी को रट डाला है एकदम, एनसीईआरटी को रट डाला है। और जब ऐसे सवाल दिखे ना, और अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं आता तो क्विक अटेम्प्ट में मत कीजिएगा कभी भी ये सवाल को, ये सवाल को आपको देखना ही नहीं है। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो मत ही देखना फिर, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बता दूं पहले, इसका आंसर है वॉशर वूमन, ठीक है। तो फ्लोट रोटेशन में क्या होता है कि हम लोग ऐसे ऐसे ही हम लोग का सल्फाइड ओस होता है, और यहाँ पर पाइन ऑयल होता है जिसके वजह से ये ऐसे ऐसे यहाँ पर तैरता है। तो वॉशर वुमेंस को क्या, यहाँ से वॉशर वुमेंस को क्या आइडिया, वॉशर वुमेंस क्या करती हैं, वो जब कपड़ा धुलती हैं तो अपना वो पूरा का पूरा उनके जो कपड़े थे वो ऐसे तैरते थे, वो झाग के पानी पे पूरा। तो बेसिकली वहाँ से वॉशर वुमेन आया था। और ये एनसीईआरटी का आपका, जहाँ पे आपका फ्लोट रोटेशन लिखा है उसी में ऊपर टॉप पे नोट में लिखा होगा आपका, ध्यान से देखिएगा तो ये मिल जाएगा आपको ये चीज़। तो अब अंडरस्टैंडिंग क्या था, जो लोग समझ जाएं ये कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर हम लोग का पाइन ऑयल की वजह से सल्फाइड ओर्स ऐसे तैरते हैं ये, और एनसीईआरटी या फिर कोई अच्छे से पढ़ा हो, लेकिन जो भी अंडरस्टैंड भी कर लेगा ना तो वो भी उसके दिमाग में ये आएगा कि ये भी तो हो सकता है वॉशरमैन, क्योंकि फिशर तो नहीं होगा, चलिए दोनों हट गया, लेकिन वॉशरमैन तो हो सकता है, वॉशर वुमेन भी हो सकता है। तो ये ध्यान देने वाली बात थी, इसीलिए मैंने कहा रीड अगेन एंड अगेन, बार बार पढ़ने का, एक एक चीज़ को पढ़ने का। ट्रिकी टाइप से आएंगे, जैसे कि मैं बताऊं, मैंने एक जगह देखा था जिंक इज एन ट्रांजिशन, मतलब जिंक आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक है, एलिमेंट नहीं है, पर जिंक ट्रांजिशन सीरीज में आता है। जिंक इज नॉट एन ट्रांजिशन एलिमेंट, पर ट्रांजिशन सीरीज में आता है। और ये एनसीईआरटी में आपका लिखा है, पर बहुत ही ट्रिकी तरीके से लिखा है जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे डी ब्लॉक्स में, ठीक है। तो बार बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसको एनसीईआरटी में आइए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ये लिखा है, मैम का मतलब है मॉड्यूल, कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल हो उसको बार बार करिए। ई से मैंने कहा एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर को आप कर सकते हैं, उससे अच्छे सवाल होते हैं। और ओ एस मतलब अदर सोर्स, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है जिसके आंसर्स हों और सही हों। इम्पॉर्टेंट ये है कि हो भी और सही भी हो। और फिर हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर जेईमेंस 1920 के और एडवांस के मैंने इसलिए लिखा, इसको क्विक थ्रू प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मतलब इसको जल्दी जल्दी देखिएगा। खासकर आईओसी में क्या होता है कि ये कई बार उठा लिए जाते हैं, इसलिए मैंने कहा। और जेईमेंस 1920 के तो जानबूझ के देखिएगा आप लोग। फिर है कि टेस्ट, आप लोग टेस्ट बहुत ज़रूरी है, ये आपको सेल्फ असेसमेंट देता है कि कितना आप लोग पढ़े हैं, कितना आप लोग का तैयार हो रहा है, क्या क्या टॉपिक्स वीक हैं। तो इसके लिए आप लोग वगैरह वगैरह कोचिंग्स के लिए ले सकते हैं। कोचिंग्स के मैं नाम लिख देता हूँ, एलन, रेजो और भी एक्सेट्रा, ठीक है। इनमें से जैसे कि मेरे टाइम पे क्या था कि अभी जेईमेंस 2020 में ही मैंने देखा था कि एलन क्या किया था अपना, वो उसने अपना फ्री का वो चलाया था टेस्ट सीरीज़। तो अप्रैल वाले के लिए उसने चलाया था, जो कि सितंबर तक आपका शिफ्ट हो गया था। तो उसने पूरा का पूरा बच्चे, और वो भी फ्री था, ये सबके लिए फ्री। उनके वेबसाइट पे आप चेक करते जाइएगा, वेबसाइट पे चेक करिएगा कि हर किसी के, मतलब ये सारे के सारे कोचिंग्स के वेबसाइट पे चेक कीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। उनके उनके अच्छे मटेरियल्स होते हैं, वो सॉल्व करिएगा, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उसमें, उनके में अच्छे लेवल के भी होते हैं, तो आपके मार्क्स भी थोड़े उसमें कम आएंगे, तो उस पर कोई फियर नहीं होना है। फिर है एनटीए अभ्यास ऐप, इस पर आपको नए नए मॉक टेस्ट मिल जाएंगे करने को, यहाँ कर सकते हैं आप लोग। ये एनटीए का खुद का है, पर इसमें थोड़े इसके कंपेरेटिव ईजी क्वेश्चंस होते हैं। फिर ये मैंने एक वेबसाइट लिखी है nta.ac.in और /quiz, यहाँ पे आप जाके जेईई मेंस को सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, जो कि आपके 19, 20, 18, 17, 16 इस टाइप के पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे पूरे की तरीके से, जो कि चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर को एज अ टेस्ट है। फिर शॉर्ट नोट्स बनाएगा। शॉर्ट नोट्स आपका क्या होना चाहिए, प्रिसाइजली होना चाहिए, और ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होने चाहिए उसमें। स्पेशल क्वेश्चंस मतलब आपको जो अच्छा लगा या फिर वो लगा, वो प्रिसाइज होना चाहिए। मतलब ये आप पढ़िए और खुद लिखिए, उसके बाद नोट्स बनाइए, जैसे आप अपना डेली डायरी बनाते हैं उस हिसाब से। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी कवर्ड, मैं ये चैप्टर्स और टॉपिक्स लिख दिया हूँ। केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड, इसमें भी आपका क्या इंपॉर्टेंट है, आइसोमेरिज्म, डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, और प्लस ज्योमेट्री, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री, पी ब्लॉक में लगभग हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। एस ब्लॉक कंपैरिजन,
एस ब्लॉक में आप कंपैरिजन बहुत वो काम आता है, जैसे कि लिथियम का क्या है साइज़ बड़ा है, किस में वो बड़ा है। कंपैरिजन जो स्टार्टिंग में आपके स्टार्टिंग के 2-3 पन्ने लिखे हैं एनसीईआरटी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से हर साल सवाल आते ही आते हैं, एक क्वेश्चन तो आएगा आएगा। फिर डी ब्लॉक में पूरा डी ब्लॉक ना पढ़ो आप, सिर्फ केमेनो केवर 4 और K2CR2O7 भी पढ़ लो ना, बहुत मैक्सिमम सवाल आ जाते हैं यहाँ से। जो डी ब्लॉक के मैक्सिमम सवाल होते हैं वो यहीं से आते हैं। उसके बाद हम लोग ओसी की तरफ जाते हैं। तो ओसी में हम लोग को दो ही चीज़ होती हैं, रिएक्शंस होती हैं और एक जीओसी होता है। इसमें हम लोग का ओसी ख़त्म हो जाता है। और आइसोमेरिज्म आता है, पर आइसोमेरिज्म इज़ नॉट फॉर जेई मेंस। मतलब जेई मेंस में ये कम आता है, कभी कभार आ जाता है कुछ सवाल, पर ऐसे जल्दी ज़रूरी नहीं है कि आए वो। तो रिएक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एरोमेटिक। एरोमेटिक इज़ लाइक एवरीथिंग, इसके मैक्सिमम सवाल मिलेंगे। अगर आपको पेपर में पूरे मिला के अगर 7-8 क्वेश्चन मिल भी रहे हैं ऑर्गेनिक के, तो ऑर्गेनिक में से 7-8 क्वेश्चंस में से 5-6 क्वेश्चंस तो एरोमेटिक के होंगे, एक क्वेश्चन जीओसी का होगा, वो तो बाई श्योर है। मतलब एक क्वेश्चन तो रहना ही रहना है यहाँ पे, ठीक है। रिस्क, मतलब ये अगर आपका तैयार हो जाए, रिएक्शन सारे चैप्टर्स के पहले एरोमेटिक के और जीओसी जब तैयार हो जाए, तब जाना इस रिस्क वाले फैक्टर पे। ये हमारा रिस्क फैक्टर है, ठीक है। इससे मत कंपेयर कीजिएगा कि रिस्क है तो इश्क है, इसे मत कंपेयर करिएगा, क्योंकि ये क्या है, इसमें से पक्का पक्का आने वाला है, इससे तो पक्का पक्का आने वाला है। एक क्वेश्चन फिक्स है, फिक्स है एकदम। पर वो क्या होगा, पूछ लेगा पेंसिलिन के स्ट्रक्चर, देगा भी नहीं आपको, सिर्फ लिखेगा पेंसिलिन में आपके कितने कैरल सेंटर्स होते हैं, कितने कैरल कार्बन होते हैं, ऐसे पूछ लेगा सवाल, जिसमें आपको स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से, और इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं आपको याद करने पड़ेंगे, तो ये लास्ट मोमेंट पे एकदम, मतलब आप नहीं तैयार की और आप चाह रहे हो तैयार करना, तो ऐसा नहीं करने का है, ठीक है। इसको बिल्कुल नहीं ध्यान देना, इससे रिस्क है तो रिस्क है, यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा मेरे ख्याल से, बाकी आप लोग की मर्जी। और क्या देना है आप लोग को, एनसीईआरटी या फिर नोट्स ऑफ योर कोचिंग, कोई एक चीज़। जैसे कोई बच्चे होते हैं स्टार्टिंग से ही अपने सिर्फ कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं वो लोग, तो कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं तो उसको ही पढ़ें। फिर एनसीईआरटी को थोड़ा सा कम, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा डिटेल में दिया है ये पूरा का पूरा। एक बार पढ़ लें, क्विक थ्रू पढ़ लें, लेकिन ये नहीं कि आप उसके में बैठ के इंडल्ज हो जाए कि नोट्स मैंने पढ़ लिया अब एनसीईआरटी में मैं पढ़ लूँ। एनसीईआरटी सिर्फ कुछ चैप्टर्स के लिए, रिएक्शंस के लिए नहीं उतना। और जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं और नोट्स वोट्स नहीं देखते एनसीईआरटी से, तो उसको बार बार एनसीईआरटी पढ़ें। उन लोग के लिए तो और अच्छा है कि वो लोग एनसीईआरटी में ही लगे हुए हैं आज तक, तो बस। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए वो एनसीईआरटी को ना प्रेफर करें, और कुछ जगहों से वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। तो और हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फिर मैं कहूँगा प्रीवियस और ऑर्गेनिक में खासकर मैं कहूँगा कि जेईई मेंस 1920 के सवाल, एनटीए जो बनाया है पेपर, इसमें आपको ऐसे पेपर कहीं नहीं मिलेंगे जो जेईई मेंस 1920 में मिले हैं, क्योंकि ये ऐसे पेपर तो आपको जे एडवांस तक में नहीं मिलेंगे। जो ये क्वेश्चन देता है, ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन देता है, उसके 4 ऑप्शन दे देता है कि ये प्रोडक्ट बनना, और वो सारे के सारे एक लगभग बराबर लगते हैं। समझ नहीं आता कि हम लोग कौन सा करें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए, मैं कहूँगा ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। उसमें रिएक्शंस और जीओसी होती हैं, तो उसमें ध्यान देने होंगे हम लोग को। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। और मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि वीडियो को आप लोग जल्दी जल्दी देखें और सारे टॉपिक्स आप लोग को, सारी चीज़ें, मेरी पॉइंट्स क्लियर होते जाएँ। तो हम लोग का अगला टॉपिक है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप टॉपिक्स ले, या जैसे आप मान लीजिए एक दिन बैठे आपने 10 टॉपिक्स पढ़ लिया, ठीक है। मान लीजिए एक टॉपिक पहले पढ़ा, हाँ, और उसके 5 बेस्ट एग्जाम्पल मैंने, मान लीजिए मुझे लगा ये ठीक है, मैं वो टॉपिक पूरा लिख लूँगा, ठीक है, और फिर क्वेश्चंस लिख लूँगा बस उसके, ठीक है। और उसके सॉल्यूशंस मैं पहले ये सब नोट करते जाऊँगा जब मैं पढ़ते जाऊँगा। फिर एंड ऑफ द डे जब 10 टॉपिक मैं पढ़ लूँगा तो उसके सॉल्यूशन सॉल्व करूँगा। नहीं आएगा तो मैं वापस नोट्स पे रिफ़र करूँगा और फिर मैं बनाऊँगा। ऐसे करके मेरा एक शॉर्ट नोट्स बन जाएगा, और उस शॉर्ट नोट्स को बार बार आप लोग देखते रहिएगा, बार बार। फिर चलते हैं हम लोग पीसी की तरफ। तो पीसी में हम लोग का क्या होता है, बेसिकली पीसी हम लोग का बटा है न्यूमेरिकल्स और थ्योरी में। न्यूमेरिकल्स मतलब सारे चैप्टर्स, ऑल चैप्टर्स, कोई ऐसा चैप्टर नहीं जिसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, हर चैप्टर में न्यूमेरिकल्स है। थ्योरी किस में है ज़्यादातर, सॉलिड स्टेट। मैं नहीं कह रहा कि इसी में ही है बस, पर इसमें मैक्सिमम है।
सॉलिड स्टेट्स में आपके हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें रटनी पड़ती हैं और डिफेक्ट्स भी रटने पड़ते हैं यहाँ पे, और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लिक्विड सोल्यूशन, यहाँ पे भी आपको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत थ्योरी होती हैं। रियल गैस मैंने लिख दिया पर ये नॉट फॉर जेई मेंस है, यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं रियल गैस से, आती ही नहीं है लगभग। सरफेस केमिस्ट्री पूरी तरीके से थ्योरेटिकल है और सिर्फ न्यूमेरिकल्स बहुत कम लेवल तक आता है, तो ये तो रट लेना यहाँ से, तो 1 से 2 सवाल आने ही वाले हैं, 1 से 2 सवाल तो आने ही वाले हैं, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स 2 का मतलब आपका डेल्टा जी डेल्टा एच वाला हो गया, एंट्रोपी और एंथैल्पी और ग्रिप्स फंक्शन आपका, वो इसमें आता है, वो थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि उसमें कुछ एग्जांपल्स भी आते हैं और वगैरह वगैरह चीज़ें आती हैं कि इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें क्या क्या हो सकते हैं, ये वो हैं जिसके मैक्सिमम वेटेज, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम वेटेज, मतलब ये मान लीजिए कि आपके 2 से 3 क्वेश्चन के लगभग हैं एक एक टॉपिक के, मतलब इतना वेटेज, मतलब आपका आता ही करीबन 7 से 8 क्वेश्चन है। उसमें मैं बता रहा हूँ कि ये टोटल के टोटल आपके 5 से 6 क्वेश्चन कवर कर देंगे, पूरा का पूरा ये दोनों मिला के 5 से 6 क्वेश्चन कवर कर देंगे। तो क्या क्या है, इक्विलिब्रियम, केमिकल प्लस आयोनिक, दोनों ही अच्छे खासे वेटेज के रखते हैं। आयोनिक थोड़ा बड़ा है, केमिकल भी इसलिए ज़्यादा फोकस करेगा क्योंकि ये छोटा भी है और ये जल्दी तैयार भी हो जाएगा। दोनों से इक्वल वेटेज के सवाल आते हैं और ये ध्यान देना। और थर्मोडायनेमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे खासे आते हैं, 1 और 2 दोनों से, 2 से तो खासतर ये इजी भी है और बहुत आसानी से हो जाएगा ये। तो थैंक यू, और पार्ट 2 इसका जल्दी आएगा। स्टे ट्यून्ड एंड बी सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।